अब बताओ, जब मैंने फ्री एनर्जी पढ़ा तब मैंने आपको बताया फ्री एनर्जी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क मैंने पढ़ा। अब बताओ। हम्म लॉग के भी होता है ना, तो होगा ना लॉग के। लॉग के कैसे लिखो, बोथ आर सॉलिड ना। के लिखने के लिए एक तो प्रेशर चाहिए ना भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी लिखने के लिए एक तो प्रेशर चाहिए ना, वो प्रेशर था ही नहीं था। अब प्रेशर भी नहीं गिवन है, मान लो अपन कहते हैं सर ऐसे लिख लूंगा माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी या केपी कुछ भी लिख लूं, तो इधर अपने पास प्रेशर टर्म नहीं है ना एक भी। हाउ वी कैन राइट दैट, प्रेशर टर्म चाहिए ना। अब बताओ, और कोई डाउट थर्मोकेमिस्ट्री में? और कोई डाउट है तो बोलो। थर्मोडायनेमिक्स ही बचा था अपना एक्सरसाइज 3। अब एक्सरसाइज 3 में और कोई डाउट नहीं है। अरे यार तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, कोई भी डाउट नहीं। नहीं वैसे अपन ने जितना लास्ट टाइम कल डिस्कस किया था उससे काफी कुछ हो गया है ना। अब इसमें और कुछ है तो बताओ भाई, किसी का और भी कोई डाउट है थर्मोडायनेमिक्स में एक्सरसाइज 3 में तो प्लीज आप अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स का अपन ने सारा डिस्कस कर लिया। थर्मोडायनेमिक 1 एंड 2 मतलब 2 वाला जो होगा, और थर्मोकेमिस्ट्री, इनका एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 3 यू हैव टू सबमिट। हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, ये हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, और बाय अपन नेक्स्ट जो कमिंग ट्यूसडे ये हार्ड कॉपी एट द सेंटर कॉपीज में मंगवा लो। आप हार्ड कॉपीज वहां सबमिट कर दो, और ये सबमिट करोगे ना तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में सेंटर आ जाए, वहीं डाउट डिस्कस करेंगे फिजिकली, और वहीं बैठ के चेक करके आपको वापस। ठीक है ना, आप सबमिट करो ये हार्ड कॉपी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 का बस। एक्सरसाइज 3 मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। सबको आपने डाउट पूछ लिया ना, और कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यू पे सबमिट दस। हाँ जयंत पे सबमिट करना है, जयंत के ऑफिस में बाय ट्यूसडे। अपन अकबर सर को बोल देंगे वो ट्यूसडे को वहां मिलेंगे, तो ट्यूसडे को एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके 3 to 5 या ऐसा कोई अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे जाके सबमिट कर देना। 3 to 5 या वो वहां पर रहते हैं 2 to 6 ऐसे, तो अपन सबमिट करेंगे। ठीक है, अब बताओ। हाँ कमिंग ट्यूसडे है ना। हाँ ये जो अभी आज तो फ्राइडे है, ट्यूसडे तक मेरे ख्याल से हो जाएगा। ट्यूसडे तक अगर अपन ने सब कुछ तो डिस्कस किया है, जस्ट राइट दैट। उसमें अपन आयनिक भी कर लेंगे, कुछ आयनिक पोर्शन भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो आयनिक के डाउट्स अभी आपके रेडी हैं क्या आयनिक 1 में? तो मैं आयनिक के डाउट्स भी कर सकता हूँ। डाउट्स फॉर आयनिक बोलो। आयनिक इक्विलिब्रियम के डाउट्स भी कर लें। आयनिक के डाउट्स भी हैं, और आयनिक का एक ही हुआ है। ठीक है, तो जो भी हुआ है आयनिक का आप मुझे बता दो, अपन आयनिक के डाउट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक 1 का क्या हुआ है बताओ, क्या किया तुमने आयनिक 1 में, अपन वही डिस्कस कर लेते हैं बस। आयनिक में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 डिस्कस हो गया आपका।
आयनिक वन का मतलब पहला वाला पार्ट वन का ए, ठीक है, तो मैं पार्ट वन लिख लेता हूं। एक्सरसाइज वन का A2C2 का वन, तो एक्सरसाइज वन का पार्ट वन का A2C2 का वन। और कोई डाउट है आयनिक में? जो भी हुआ है आप बता दो मुझे। आयनिक वन का पार्ट वन का C2, आपने मुझसे पूछा A2, B1C4 एंड F3, B1 सर कौन C4 F3। और कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो A2 से शुरू करते हैं। तो A2 अपन को बताना, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड, बेस एंड एम्फोटेरिक स्पीसीज। ठीक है, A2 में पूछ रहा है वो अपन से, ठीक है ना। A2 लिख रहा हूं मैं, अपन को एसिड, बेस और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ना, नहीं, एम्फोप्रोटिक बोल रहा है, एम्फोप्रोटिक, ठीक है। अब ई सेक्शन से भी पूछा किसी ने, F1 भी है और E2, E1, E2, E4, E1, E2, E4 भी है। अगर कोई और डाउट है तो आप बता दें। E4 नहीं है, E4 है, E4 ही बता देंगे, क्या करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और E4 भी बता देता हूं। चल शुरू करते हैं। अब देखिए एक बात, देख भाई, अपन को ये पता है जितने कैटाइन होंगे वो सब ये तो हैं, और जितने एनाइन है वो सब ये हैं। और एम्फोप्रोटिक ना, प्रोटिक which can accept and donate, मतलब जो एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन और डोनेट भी कर सकता है प्रोटॉन, उसको कहते हैं अपन एम्फोप्रोटिक, एक्सेप्ट एंड डोनेट द प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एम्फोप्रोटिक। किसी का डाउट नहीं? चलो अब अपन देख लेते हैं। देखो भाई, जितने एनाइन दिख रहे हैं उनको तो मैं सभी को लिख ही दूंगा। बेस H2PO4 नेगेटिव, H2PO3 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, है ना। फिर अपन लिखेंगे H2PO4 2 नेगेटिव, H2PO4 2 नेगेटिव, तो ऊपर 3 होना चाहिए ना फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया माइन लिखा था और यहाँ पर CH3CO H4 लिखा, ये ऐसे हो जाएगा। अब एम्फोप्रोटिक की बात है, जो प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। देख भाई, पहले वाले में अगर अपन लिखेंगे तो H3PO2 है, H3PO2 का एन फैक्टर अपन ने 1 पढ़ा हुआ है, ये एक ही प्रोटॉन देता है। अगर ये एक प्रोटॉन देगा तो बनाएगा H2PO2 नेगेटिव प्लस H प्लस आई, ये एन फैक्टर 1 है इसका, है अपन को ऐसे पढ़ा ना, H3PO4, H3PO2 3, इसका एन फैक्टर होता है 3, ये 3 प्रोटॉन देता है, ये 2 प्रोटॉन देता है, ये 1 प्रोटॉन देता है, ये अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो नई क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये तो एक ही प्रोटॉन देता है और एक प्रोटॉन देने के बाद एनाइन बनाएगा, ये दूसरा प्रोटॉन देता ही है, इट्स अ मोनोप्रोटिक एसिड। अगर ये प्रोटॉन अपन कहेंगे, अब यहां पर अपन चेक करेंगे, इसका 3 प्रोटॉन, 3 स्टेप में प्रोटॉन डिसोसिएशन है। H3PO4 है, पहले एक प्रोटॉन डिसोसिएट करेगा तो H2PO4 नेगेटिव बनेगा प्लस H प्लस आयन बनेगा, फिर H2PO4 नेगेटिव प्रोटॉन देगा तो HPO4 2 नेगेटिव बनेगा और H प्लस आयन देगा, और HPO4 2 नेगेटिव है तो अपन कहेंगे ये PO4 3 नेगेटिव बनाएगा और H प्लस आयन देगा। ये हो गया, ये तो हो गया ई वाला एसिड। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, ये तो सिर्फ यही दे सकता है बस, ये वाला एसिड जो है ना, ये वाला
अब ये वाला एसिड अपन ऐसे लिखेंगे H3PO3, ये प्रोटॉन देगा तो H2PO3 नेगेटिव बनाएगा, H प्लस आई बनाएगा। ये डाइप्रोटिक है, दो प्रोटॉन देता है, तो अपन कहेंगे एक और प्रोटॉन निकाल देते हैं भाई इससे। H2PO3 नेगेटिव विल गिव अस HPO3 नेगेटिव प्लस H प्लस आई। ये आगे प्रोटॉन नहीं देता है, इनफेक्टेड टू है इसका, ये अपन ने पहले पढ़ा। मैं क्या करूंगा, दिस कैन बी कॉल्ड एज एम्फोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा और डोनेट करेगा तो ये बनाएगा। दिस कैन बी कॉल्ड एज एम्फोप्रोटीन। एम्फोप्रोटीन क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन देगा तो ये बनाएगा, और प्रोटॉन अगर ये लेगा तो ये बनाएगा। प्रोटॉन लेगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये प्रोटॉन दे भी सकता है और ये प्रोटॉन लेके तो ये भी बना सकता है। दैट इज एम्फोप्रोटीन। अपन कहेंगे ये प्रोटॉन सिर्फ ले सकता है, क्योंकि ये तो मोनोप्रोटिक है। अभी मोनोप्रोटिक होगा तो क्या, H3PO2 है, ये सिर्फ प्रोटॉन दे सकता है, वो भी एक प्रोटॉन। तो अपन लिखेंगे H3PO2 माइनस प्लस H प्लस एम लिखा हुआ है, जैसे अपन ने ये लिखा हुआ है। अब इसको हटा देता हूं। तो ये एक ही प्रोटॉन देता है, तो मतलब ये प्रोटॉन ले तो सकता है, दे नहीं सकता। ये आगे डिसोसिएट होते ही नेगेटिव, ये प्रोटॉन ब्रेक होता ही नहीं आगे, मतलब देयर इज नो रिएक्शन। तो ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है, तो फिर एम्फोप्रोटिक कैसे होगा? एम्फोप्रोटिक तो वो होता है जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। ये एम्फोप्रोटिक होगा। व्हाट इज सो? प्रोटॉन देगा तो ये बनेगा और प्रोटॉन लेगा तो ये बनेगा। अपन कहेंगे देख भाई ये है, ये एक और प्रोटॉन दे सकता है, 3 है ना, H2, ये 3, ये वाला है, ये तो ये वाला है, ये वाला नहीं, ये नहीं। व्हाट इज सो? ये कैसे? राइट, ये वाला तो ये लिखा हुआ है HPO4 PO3 2 नेगेटिव, ये वाला है, ये प्रोटॉन देगा HPO4, ये 2 नेगेटिव बनेगा ना ऐसे। तो HPO3 2 नेगेटिव, ये प्रोटॉन दे नहीं सकता, ले सकता है बस। ये लास्ट वाला मैंने क्या लिखा है, तो फिर वो सेकंड लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूं। अच्छा, इधर ये 2 है ना, पहले वाले में 2 है। पहले वाले में एक्चुअली 2 है, ये नहीं होगा क्योंकि ये वाला है पहला वाला। मैं सोच रहा उधर भी 4 लिखूंगा तो इधर भी लिखा, इधर भी वही चीज लिखी हुई है, इधर भी वही चीज लिखी हुई है, अगर 4 लिखूंगा तो दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं? तो ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये वाला देगा, है ना। H2PO4 नेगेटिव होना चाहिए यार, HPO4 ये देगा, ये वाला। यहां से अपन देख के बता सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फोप्रोटिक, बाकी नहीं। तो अपन कहेंगे ये वाला एम्फोप्रोटिक हो जाएगा, 3 हो गए, और वो तीनों ये वाले लिखे हुए हैं, जो अपन ने वहां सर्कल लिखी है ना वही लिखे हुए हैं तीनों। बाकी तो ये दोनों तो नहीं हो पाएंगे ना, ये दोनों भी दिए हो गया। वो समझाने में इतना टाइम लगा, वरना सॉल्व करने में टाइम तो नहीं लगेगा, इनफैक्ट मुझे पता है कौन देगा कौन नहीं देगा। फिर एसिड्स में अभी प्रोटॉन तो ये प्रोटॉन दे सकता है, ले थोड़ी सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना लेगा। ये भी प्रोटॉन देगा, लेगा थोड़ी, वो तो पहले से कटे। सो ये सब एनाइन थे, लेकिन अब इनको अपन यहां लिख देंगे भाई हमको प्रोटेक्ट करें। मतलब जो बेस है वो एम्फोप्रोटिक है, और सारे एम्फोप्रोटिक ऐसे बेस जैसे हैं, सारे एनाइन बेस हैं, लेकिन सारे एनाइन एम्फोप्रोटिक थोड़ी होते हैं। सारे एनाइन बेस थे, लेकिन सारे एनाइन एम्फोप्रोटिक थे। तो बेस तो सारे एनाइन, लेकिन एम्फोप्रोटिक वही होंगे जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। ये लो भाई हो गया। अब बताओ A3 था, अब आपने B1 पूछा मुझसे, ठीक है। B1 वाला क्वेश्चन बताओ या कंसेप्ट बताओ, B1 वाला क्वेश्चन बताओ या कंसेप्ट बताओ। कंसेप्ट बता दूं तो अपने आप कर लेना।
ठीक है, कंसेप्ट बताते हैं, फिर तो अपने आप करना है, ठीक है ना। तो फिर मैं B1 क्वेश्चन नहीं बोल रहा, एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइंस H plus n present in water. Calculate the number of ions present in water in 1 centimeter at 25 degrees centigrade. ये गिवन है मुझे। फिर क्या करेंगे? अपन कहेंगे सब देखो, at 25 degrees centigrade Kw इक्वल टू होता है concentration of H plus ion into concentration of OH. Ionic product of water, right? So 10 to the power of minus 7 will be equal to number of H plus ion. मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 के पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 10। H plus ion कुछ जितना ये होता है उतना ये भी होता है, अपन को पता है, आप ऐसे लिख सकते हो। So concentration of H plus ion will be equal to 10 के पावर माइनस 7 moles per liter। ये मोल्स पर लीटर, तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब अपन कहेंगे ये मोल्स हैं 1 लीटर में, तो मोल्स को आइंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कहेंगे उसमें ये लो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ आइंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, तो ये मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मेरे पास मोल्स है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 6.0 अपन Na लिख लेते हैं ना, Na लिख लेते हैं, अपन को पता है व्हाट इज Na इज आइंस पर लीटर। अब लीटर को किस में कन्वर्ट करना है अपन को? पर लीटर को किस में कन्वर्ट करना है अपन को? सेंटीमीटर। तो क्या करें अपन? तो अपन कहेंगे H प्लस आइन विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू Na, ठीक है। अब ये आइंस पर लीटर है तो अपन इसको लीटर लिख देते हैं, लीटर, लीटर पर लीटर को लीटर बनाते हैं पहले, फिर लीटर को कन्वर्ट करते हैं एमएल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे एमएल में? मल्टीप्लाई विद 1000, है ना, 10 की बात, राइट। तो 10 की पावर माइनस 10 आ गया फिर ये, तो अपन लिखेंगे 10 की पावर माइनस 10 इंटू Na पर सेंटीमीटर, अपन को पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, पर लीटर है तो पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। ये भाई आ गया नंबर ऑफ आइंस, ये नंबर ऑफ आइंस। तो अगर मुझे जैसे B1 में गिवन है, तो B1 में आपने क्या गिवन है कि वाटर की जगह आपने कहा कि अगर अमोनिया है मेरे पास, अमोनिया भी असर ये करता है, NH4 बनाएगा प्लस NH2 नेगेटिव बनाएगा। इसमें भी दीज आर लिक्विड्स है, तो ये कह रहा है इसका आयनिक प्रोडक्ट मुझे गिवन है, तो अपन कहेंगे इसका आयनिक प्रोडक्ट मुझे गिवन है, आईपी लिख लेता है आयनिक प्रोडक्ट के लिए। तो क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट मतलब that is product of concentration of ion is called ionic product। यहां पर भी तो अपने ये लिखा, अब जितने ये बनेंगे उतने ये भी बनेंगे, और मुझे इसका आयनिक प्रोडक्ट गिवन है, कितना गिवन है आपको? ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, अपन को बताना है अमाइड आइंस, और ये 10 की पावर माइनस 30 will be equal to concentration of, क्योंकि जितने ये बनेंगे उतने ये भी बनेगा, अमाइड आइन these, तो ऐसे लिखेंगे। So concentration of amide ion will be equal to 10 की पावर माइनस 50 moles per liter, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या है पूछा उसने, MMQ, हाँ तो कर देंगे, आपने सेंटीमीटर के उत्तर में पूछा ही था मुझसे, बता दूंगा अभी, तो अब आपने बताया तो कैसे कन्वर्ट करना है, हो गया यानी प्रोडक्ट गिवन है तो सभी पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट है ना, all polar product solvents have tendency to show self
प्रोटोनेशन, उसको अपन ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलाइसिस। सेल्फ प्रोटेशन प्रोटोनेशन का मतलब ऑटो प्रोटोलाइसिस। तो कौन कौन से होते हैं पोलर सॉल्वेंट? तो देखो H2O पोलर सॉल्वेंट है, HCOH पोलर सॉल्वेंट है, CH3OH को अपन पोलर सॉल्वेंट, और सारे अल्कोहल को यूज करते हैं पोलर सॉल्वेंट जैसे। फिर अपन CH3COH को पोलर सॉल्वेंट जैसे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है उनका, ये सबसे ज्यादा पोलर ये होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी लिख ही रहे हो आप, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होती है, फिर किसमें करते हैं, वो भी अपन को पता रहे। जब भी मैं आपसे पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पूछूंगा, ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ऑटो प्रोटोलाइसिस मतलब H2O से रिएक्ट करता है ना, इसमें अमोनिया भी आता है, लास्ट में आता है, तो ये H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस बनाएगा, जैसे इसमें आप H प्लस को H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। वैसे ही HCOH जो है ना, वो दूसरे HCOH से रिएक्ट कर सकता है, तो इसका भी ऑटो प्रोटोलाइसिस हो सकता है। एक ने प्रोटॉन दिया, दूसरे ने प्रोटॉन डोनेट किया, इसका भी ऑटो प्रोटोलाइसिस हो सकता है। CH3OH है, एक प्रोटॉन देगा, दूसरा प्रोटॉन लेगा, ठीक है भाई, तो CH3OH2 पॉजिटिव बना देता हूं, और दूसरे ने प्रोटॉन डोनेट किया, CH3O नेगेटिव बना देता हूं। ऐसे अमोनिया लिखे जो अपन को ऊपर बना है। जो अपन से क्वेश्चन पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ आइंस, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ आइंस। इसके लिए अपन को पता है कितना होता है आयनिक प्रोडक्ट, 10⁻⁴। अमोनिया का अपन को गिवन है 10⁻30, ठीक है। जैसे वाटर के लिए सॉल्व करूंगा वैसे उसके लिए सॉल्व कर दूंगा। ये बात ठीक आपको पता होना चाहिए, जब मैं आपसे पूछूंगा कभी तो आप तुरंत बताओगे कि सर मुझे पता है। वो हो गया अपना बी वाला पार्ट, ठीक है, वो हो गया अपना बी वाला पार्ट। ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं। अब भाई C2, अब इसको क्या बताऊंगा बताओ। C2 वाले में भाई C2 है, H3PO4 गिवन है। अब अपन को पता तो है कि ये 3 स्टेप में डिसोसिएट होगा। एक स्टेप में डिसोसिएट होगा तो H प्लस आइन प्लस H2PO4 नेगेटिव है। दूसरे स्टेप में डिसोसिएट होगा तो H2PO4 नेगेटिव आइन विल बी इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस आइन, और HPO4 2 नेगेटिव। फिर HPO4 2 नेगेटिव आइन जो है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस आइन प्लस PO4 3 नेगेटिव। इन सब के लिए अपन को Ka के बाद ये Ka, इसका भी Ka, इसका भी Ka, ये अपन को गिवन है। Ka कितना गिवन है? 10⁻³ 10⁻⁸ और 10⁻30, नहीं -12। ठीक है, आप क्या चाहते हो? तो अपन से ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, फिर क्या होता है आप इसकी जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन में अपन से पता क्या होता है, व्हाट इज Kb फॉर दिस? ठीक है, अपन कहेंगे Ka गिवन तो है, इसके लिए पूछ रहे हैं वो Kb, तो अपन कहेंगे Kb अगर ये पूछा है आपने ना, तो अपन कहेंगे एक बात तो आपने बता ही रखा है सर, K इंटू KB इज इक्वल टू किसी भी स्टेप के लिए KW होता है। तो अगर मुझे ये 10⁻⁸ गिवन है तो KB में बता दूंगा ये 10⁻⁴ KB will be equal to 10⁻⁶। ये KB for H2PO4, हाँ तो ठीक है ना, ये KB हो गया इसका 10⁻⁻11। फिर द ऑर्डर ऑफ KB फॉर दिस, अब इसका भी KB पूछा है तो लो भाई KB ऑर्डर। ये KB1 हो गया, ये KB2 हो गया, KB3 हो गया। अब बताओ किसी को डाउट है तो बोलो भाई। C4 है, C4 तो है ही।
ठीक है, अब अपन ई की बात करते हैं, डी में कोई क्वेश्चन नहीं, ई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ई की बात करते हैं। अब ई वाले में पहले आपने पूछा है ई वन, ई वन में अपन को क्या बना है, एसिडिक एसिड gets 1.3% ionized in its decimolar solution। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन डेसीमोलर गिवन है, अल्फा मुझे 1.3% गिवन है। व्हाट विल बी द आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब के ए पूछा है, तो बन जाएंगे यार एकदम फॉर वीक एसिड्स। आपने बताया तो है H प्लस आइन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ के इनटू सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। अल्फा गिवन है, सी गिवन है, के पूछा है, क्या बोलूं तो भाई, आपको अल्फा गिवन है कितना 1.3%, मतलब 1.3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ये कितना के ए बाय सी अपन को गिवन है 0.1। लो भाई, तो इसको रूट वो कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो अपने पास आया 1.8 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के बाय 0.1। सो के ए विल बी इक्वल टू 1.8 10 की पावर -4। तो आंसर आ गया, गिवन था ना अपन को अल्फा और सी, तो अपन ने पढ़ा था क्लास में वीक एसिड के लिए हाउ यू विल कैलकुलेट H प्लस आइन एंड अल्फा। अब दोनों में से मतलब अल्फा अपन को गिवन था, सी गिवन था, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था अपन से, बता दिया। अब क्या पूछा है, प्रूव द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज गिवन बाय दिस। ओके, ठीक है, प्रूव करना है, कर देंगे। देख भाई, सही हो गया, हो गया, हाँ ठीक है, तो E2 नहीं बताना है, E4 बताना है, चलेगा, E4 चेक। E4 में अपन कहेंगे द whose pH increases by greater value on dilution if the initial pH is 10। ना, whose pH will be increases by greater value। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, on dilution एक अपन को गिवन है एसिडिक एसिड, ठीक है, H प्लस, और एक अपन को गिवन है HCl। HCl में इक्विलिब्रियम नहीं होता, तो H प्लस आइन और Cl बाई से होता है। pH कितना गिवन है 2, तो H प्लस आइन कितना हुआ 10 की पावर -2, और इसका H प्लस आइन कितना हुआ 10 की पावर -2, राइट, ये अपन को गिवन है 10 की पावर -2। अब अपन ये देखते हैं वॉल्यूम, मतलब डाइल्यूशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा सोचते हैं अपन क्या कहेंगे। देख भाई, डाइल्यूशन में अपन कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिससे अपन इजीली बता पाए। अपन कहेंगे मान लो मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दिया, मतलब वॉल्यूम डबल कर दिया, कंसंट्रेशन नहीं वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम डबल करोगे तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा, अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो इनिशियल वॉल्यूम मान लो V है और मोलारिटी 10 की पावर -2 है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना मोलारिटी कितना हो जाएगा जब ये 2V हो जाएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो। तो वॉल्यूम डबल करने से मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन M2 आ जाएगा, सो M2 विल बी इक्वल टू V, तो कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सो 0.5 मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा अपने पास। तो अपन से पूछ रहा है वो क्वेश्चन में pH increases by greater value on addition of this, तो इसका pH कितना हो गया अपने पास, तो इसका pH हो गया अपने पास कितना, दैट इज 3 ना, सो 3 माइनस log 5 मतलब 0.7 मतलब हो गया 2.3, ये 2.3 आया, इनिशियली 2 था बाद में 2.3 हो गया, ये चेंज हुआ।
डबल करना है वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम डबल करते हैं। अगर इसका वॉल्यूम डबल करोगे ना, ये अपन को कॉन्सेंट्रेशन के बाद अपन को एक बात पता है कि ये ऐसे नहीं होगा कि वॉल्यूम जैसे अपन ने इसमें किया ना, वॉल्यूम को डबल किया, कंसंट्रेशन आधा हो गया, वो भी अचानक डबल किया, कंसंट्रेशन आधा हो गया, हाँ हो गया 10⁻²। यह ऐसा नहीं होगा, क्यों? जब आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो ये तो इक्विलिब्रियम में, मतलब उसका डिसोसिएशन भी शुरू हो जाएगा, और H प्लस साइन भी बढ़ेगी ना भाई। इसका जब अपन डाइल्यूशन करेंगे, ये तो पूरा डिसोसिएट हो चुका था, जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही H प्लस आएगा, वही कंसंट्रेशन गिवन ना अपन को, पीएच गिवन है ना, इनिशियल पीएच। तो इनका पीएच 2 था, तो इसमें कंसंट्रेशन H प्लस साइन का कितना था 25। तो वॉल्यूम को डबल किया तो कंसंट्रेशन आधा हो गया, क्योंकि वो तो पहले ही कंप्लीटली डिसोसिएट होता, ये थोड़ी था उसमें सॉल्यूशन में, HCl था ही नहीं ना, वो तो पूरा डिसोसिएट हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इक्विलिब्रियम होगा। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन आधा होना चाहिए, लेकिन अपन कहेंगे सर आधा तो होगा, लेकिन इसका डिग्री ऑफ डिसीजन की वजह से इसके नंबर्स बढ़ेंगे, मतलब कंसंट्रेशन आधा तो करोगे आप, लेकिन इसका डिग्री ऑफ डिसीजन भी चेंज होगा, अल्फा भी चेंज होगा, राइट? कंसंट्रेशन के साथ साथ अल्फा भी चेंज होगा, मतलब अपन को पता है ना, लिखा ना यहाँ पर, कंसंट्रेशन अगर चेंज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसीजन चेंज होगा। तो जब कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसीजन बढ़ जाएगा, मतलब आप कंसंट्रेशन वॉल्यूम को जब डबल करोगे तो कंसंट्रेशन आधा होगा, तो डिग्री ऑफ डिसीजन बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां तो सीधा हाफ हो गया था, यहां तो सीधा हाफ हो गया था, यहां भी अपन सीधा हाफ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप वॉल्यूम डबल करोगे तो इधर कंसंट्रेशन आधा तो हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दैट, जब डिग्री ये थोड़ा और डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा, मतलब इसमें H प्लस आयन वॉल्यूम डबल करने से ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में। डिसोसिएट नहीं हो रहा था ना, ये तो पूरा डिसोसिएट हो गया, उधर जितना H प्लस आयन है वॉल्यूम डबल करो कंसंट्रेशन आधा, इधर भी अपन यही चाहते थे, वॉल्यूम डबल करो कंसंट्रेशन आधा, लेकिन डिसोसिएट भी हो जा रहा है, तो कंसंट्रेशन आधा नहीं हो रहा, आधे से ज्यादा हो रहा है। आधे से ज्यादा क्यों? वो डिसोसिएट होकर H प्लस आयन बना दे रहा है। सो मोलारिटी M2 जो है ना, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस, मतलब इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब है ये 3 से 10⁻³ से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ऐसा 3.5 इस टाइप से ऐसे आएगा। तो फिर हाँ, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो पीएच कम होगा, मतलब इसका जो पीएच आएगा लेस देन 2.3 है, ये लेस देन 2.3 है। ज्यादा किसमें चेंज हुआ? इससे ज्यादा किसमें चेंज हुआ? HCl बता देंगे, देख भाई इसमें ज्यादा चेंज हुआ, किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आया? इसमें तो चेंज तो आया, उसमें 2 मतलब 2 से 3 2.3 हो गया, इसमें 2 से 2.3 से थोड़ा कम, मतलब ऐसे आएगा, पीएच विल बी 2.2 या 2.15 ऐसे कुछ आएगा, तो ठीक है, ज्यादा चेंज उसमें है। ठीक है, तो पीएच विल बी लेस देन दिस बट ग्रेटर देन दिस, तो अपन ज्यादा चेंज किसमें आया बन को पता चल जाएगा। अब बताओ, ई सेक्शन F1 की बात कर रहे हैं। अब देखो F1 में फिर आपने वही पूछा, which of the following ionic compounds are acidic, basic and neutral। अब मैं इसको हटा देता हूं, फिर अपन एसिड बेस और न्यूट्रल की बात करें, ठीक है? तो अब याद आया कि F2 भी डाउट है, चलेगा ना,
कोई बात नहीं, अपन वो भी देख लेंगे। फिर क्लास में तो पढ़ाना पड़ना ये सब, डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन से कैसे चेक करेंगे, डिसोसिएशन वगैरह भी बताया मैंने, कॉमन इफेक्ट भी बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग नहीं पूछते, सब लोग मतलब सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। अब F1 में देख भाई, आपने एसिड F1 करना होता है, एसिड बेस एंड न्यूट्रल, ठीक है भाई। हाँ, एनाइन इज अ बेस, एनाइन इज अ बेस, एनाइन इज अ बेस। जितने एनाइन है वो तो लिख ही दूंगा मैं, हाँ बस इतने ही एनाइन थे मेरे पास। केटाइन इज अ एसिड, केटाइन इज अ एसिड, ठीक है। अब उसके बाद बाकी नहीं लिखा है, तो बाकी को डिसाइड करते हैं कैसे। अब ई वाले को डिसाइड नहीं, ए से लेके ई तक तो डिसाइड हो गया, ए से लेके ई तक तो डिसाइड हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, CH3CON, पानी में डालो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक। अगर सॉल्ट गिवन है तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक। दूसरा KNO3, अपन कहेंगे KNO3 है, OH और H, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा तो वो न्यूट्रल होगा, और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक होगा। अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है काफी अच्छे से। NaOCl, ठीक है, इधर OH इधर H, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, बेसिक। भाई HCl4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO3 उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा, HClO2 उससे भी कम स्ट्रॉन्ग होगा, और HClO सबसे कम वीक। दिस इज HClO, और ये फिर आपने लिखा Na2CO3, ये तो क्लास में पढ़ा, नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। 2 OH और 2 H, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक सॉल्ट। फिर क्या बचा हुआ, ZnCl2, तो अपन कहेंगे ZnCl2, चलो भाई ठीक है, इसमें OH ऐड करते हैं इधर एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एम्फोटेरिक, ये एसिडिक है और ये बेसिक भी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेसिक भी नहीं है, तो बेस भी नहीं बनाया, एम्फोटेरिक न्यूट्रल जैसे होता है। तो एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में डिफरेंस होता है, ये एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, लो बेस ZnCl। ये सारे के सारे एग्जांपल क्लास में किए हुए हैं, सारे के सारे एग्जांपल क्लास में किए। एनाइन है तो बेसिक हो गई होगा, कैटाइन है तो एसिडिक हो गई, ठीक है। F2 भी बोला है। अब F2 के लिए देख, F2 ठीक है, F2 वाले में अपन को गिवन है वीक एसिड। कैसे पता चला वीक एसिड, हाँ तो के गिवन होगा तो वीक एसिड पता चले जाएगा ना, 2 × 10⁻⁻⁻, वीक एसिड उसका के मुझे गिवन है 2 × 10⁻⁻⁻। कंसंट्रेशन गिवन 0.2 मोल, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। क्या पूछा है इसमें, पीएच, वो तो ऐसे ही आता है, लिखा तो है पीएच। तो यहां पर कर लेता हूं, पीएच आपने पूछा है, सो पीएच विल बी इक्वल टू, वैसे रूट के 1/2 ले लेते हैं और माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, और लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी। यार ऐसे क्यों, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। एच प्लस साइन विल बी इक्वल टू बाद में माइनस लॉग ले लूंगा। के कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻5, सी कितना गिवन है 10⁻2 इंटू 2 × 10⁻1, लो है। सो ये आया अपने पास 2 × 10⁻3 H प्लस, लो भाई, therefore pH will be equal to minus log of H plus I, 2 × 10⁻3, 3 minus log 2, 4.7 आ गया, log 2 is 0.3, लो भाई 4.7 आ गया अपने पास आंसर, हो गया। हो गया ना, बोलो। तो F3 की बात की आपने, तो आपने कहा पेरिडीनियम क्लोराइड, ठीक है भाई। अब देख,
ये पैराडीनियम क्लोराइड, ये क्लास में लिखा हुआ है सबने, बफर वाला बताया ना, पैराडीनियम क्लोराइड बताया, कोई बात नहीं ना, अमोनियम क्लोराइड लिख देता हूं, नाइट्रोजन है ना भाई, आपने क्या लिखा, अमोनियम क्लोराइड ऐसे तो होता है, पैराडीनियम क्लोराइड को आपने ऐसे लिखा, वो एक बॉन्ड इसलिए छोड़ दिया कि आप यहां एक एच की जगह पीएच लिख दो, तो एनिलीनियम क्लोराइड, पैराडीन लिख दो तो पैराडीनियम क्लोराइड आ जाएगा। अब ठीक है, वैसे फॉर्मूला लिख देते हैं, C5H, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपन कहते हैं हम तो चलो डाटा इसका यूज कर लेंगे, चलो ये तो पता है ना मुझे ऐसे होता है। ये कह रहा है was found to have a pH of this, what is the Kb of this? मतलब अगर मुझसे आप इसमें Kb पूछोगे अमोनियम आयन का और उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन दोगे मुझे 0.25 और आप मुझे क्या दे रहे हो, पीएच भी दे रहे हो, कितना 2.75, ठीक है, और आप Kb पूछ रहे हो, कर देंगे, क्या प्रॉब्लम, अपन क्या कहेंगे, एक बात बताओ, ये लिखा हो या ये लिखा हो, हमें ये पता है कि अगर मेरे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो अपन कहेंगे पीएच तो गिवन है, केबी पूछा है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, पहले ये तो डिसाइड कर लें। इसका आंसर, 9th का आंसर, सर F2 का आंसर, F2 का है, हाँ, ये 9 के मैंने बोल रही, जो सोडियम ब्यूटाइरेट है वो वीक एसिड थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, सोडियम ब्यूटाइरेट देख लेंगे, पर मैं मुझे लगा था उसमें, मैंने उसको सोडियम नहीं पढ़ा, मैंने ब्यूटारिक एसिड ही पढ़ लिया, गलती मेरी है, सॉलिड अपन को ब्यूटाइरेट, हाँ तो ठीक है ना, वो वीक एसिड नहीं, सॉल्ट है वो भी, सोडियम ब्यूटाइरेट विल बी, जैसे कहते हैं ना सोडियम एसिटेट, तो सोडियम ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट मतलब 4 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बन मतलब इसको C3H7 लिख लो, एक ही होगा, हमें क्या पड़े फर्क पड़ेगा, है तो बेसिक सॉल्ट ना, जैसे वो एसिडिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट है तो OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH, सो OH माइनस साइन विल बी इक्वल टू KH होता है KW अपॉन KA इंटू C, लो भाई POH will be equal to 1/2 pKw मतलब 40 माइनस pKa माइनस log of C, तो हो गया ये POH, तो अपन क्या करें, POH will be equal to 1/2 14 माइनस, ये कितना गिवन है तुमको K, 5 माइनस log 2 is 0.3 मतलब 4.7 माइनस लॉग सी कितना गिवन है अपन को इसमें, सी अपन को गिवन था 0.2 तो अपन माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख लेते हैं, तो इधर आएगा 1 माइनस लॉग 2 मतलब 0.7, सब प्लस 0.7, लो भाई आ गया आंसर, ये पीओएच है, पीएच उसको माइनस करके लेना, तो इसको 0.7 आया अपने पास, तो इसको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 5.4, सो 14 माइनस 5.4 कितना आएगा आपके पास, 9.6 है, 4 और एक और 8.6, लो भाई pH इज इक्वल टू, और डिवाइड बाय 2 भी करूंगा, राइट ना, इधर अपन ऐड कर लेते हैं, या तुम अपने आप ही कर लो, ये इसको माइनस करोगे तो 9.3 और 9.3 के बाद प्लस 10 आ गया अपने पास, ये 0.7 कर दो तो ये आ गया 10, मतलब हो गया अपने पास ये 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 5, पीओएच तो पीएच इज इक्वल टू हो गया 9, ले भाई आंसर आ गया, इधर भी तो मैं यही करने वाला हूं, वो भी सॉल्ट था ये भी सॉल्ट, अब इधर क्या, ये एसिडिक सॉल्ट है, सो एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट होगा तो H+ साइन लिखूंगा, H+ साइन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH into C,
और KH कितना होता है तो अपन करेंगे अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। लो हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से, KB फॉर द रिएक्शन, तो अपन इसी फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं क्योंकि KB अगर कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्म में कर देते हैं। H प्लस PH अपन को गिवन है तो 0.25 किसका PH होगा। चलो ठीक है अपन ऐसे करते हैं 1.8 के आसपास ही रहेगा, लगभग 1.3 के आसपास। सो 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ नहीं है 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है ना। H प्लस है इज इक्वल टू KW 10 की पावर -14। KB मुझे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय C कितना है मैंने तुमको 2.5 इंटू 10 की पावर -25 इंटू 10 की पावर -2 चलेगा। और ये रूट को इधर लेके आऊंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 1.8 इंटू 10 की पावर -6 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 10 की पावर -14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय KB। लो भाई KB आ गया, कर लो KB। अब F4 देख लेते हैं। सोडियम ब्यूटाइरेट की जगह अपन ने ब्यूटाइरेट देख लिया था इसलिए वैसे आ गया था। F2 उधर कर दिया मैंने, है ना। ये लो भाई, अब F4 देख लेते हैं। F4 भी पूछा है, नहीं F4 है नहीं, बस इतना ही। अब पार्ट 2 पूछा है आपने, तो पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 में पूछा है आपने A2 A4 A5 2 4 5। B में कुछ भी नहीं, B1 है C1 है D4 है और F1 है, D6 है F1 है। लो भाई और कुछ है तो बताओ पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कुछ और है तो बोलो। पार्ट 1 अपना हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह अपन ने अच्छे से किया। इसका भी एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 अपन को बताना सबमिट करना पड़ेगा। D5 D6 हो गया, तो इसमें आपने A245 अच्छा A2 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। H3PO4 is a tribasic acid, that's correct। 3 H प्लस आइन देता ना, मतलब बेस उससे 3 H प्लस आइन निकाल सकता है। इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए A2 में, इनकरेक्ट ऑप्शन तो A ऑप्शन तो करेक्ट है, B ऑप्शन A ऑप्शन करेक्ट है। H3PO3 is not a areneous acid, हाँ प्रोटॉन नहीं देता, इट्स नॉट अ प्रोटिक एसिड, वो OH लेता है। H3PO3 is लेता, ये प्रोटॉन नहीं देता, लेकिन जब अपन इसको पानी में डालते हैं ना तो ये ना पानी से OH ले लेता है, तो BOH होल 4 बना देता है और H प्लस आइन देता है। वो H प्लस आइन इसका होता है वाटर, लेकिन सोल्यूशन एसिडिक तो हुआ ना, इसलिए वो एसिडिक है। किसी को भी पानी में डालो सोल्यूशन एसिडिक का मतलब एसिडिक है। इज नॉट प्रोटिक एसिड, वो प्रोटॉन नहीं देता। सो अरेनियस एसिड वही होता है जो वाटर में प्रोटॉन देंगे, तो वाटर में प्रोटॉन उसने थोड़ी दिया, वाटर ने प्रोटॉन दिया। सो दैट इज नॉट एन अरेनियस एसिड, दैट्स करेक्ट, ये भी करेक्ट। सी की बात करते हैं, SrOH ऑल्टो इज अ स्ट्रॉन्ग डाई बेस, डाई एसिडिक बेस, दैट्स करेक्ट। वो 2 OH देता है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। NH3H2O is a strong monobasic acid. No, it's strong. NH3H2O is liquor ammonia, that is ammonium hydroxide. Weak base. उसमें लिखा हुआ है strong base. It's strong.
तो ये अपना आंसर है, उसका डी आंसर है ना। सारे बताएगा ना कैसे अपन तो सब। दूसरा देखते हैं। The following equilibrium is established with HClO4 when dissolved in weak acid test. हाँ तो ठीक है ना, अपन को स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक जैसे बिहेव करेगा। अपन ने लिखा था जब अब मैंने आपको कंजुगेटेड एसिड कंजुगेटेड बेस ना पूछा, जब मैंने एसिडिक एसिड और HF से लिखा, तो इसमें अपन ने कहा भाई देख, आप A4 में मुझसे कह रहे हो कि HF को रिएक्ट करवाऊंगा HClO4 से, तो ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन लेगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है और वो वीक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो प्रोटॉन देगा, वीक एसिड प्रोटॉन लेगा। तो अपन कहेंगे ये ClO4 नेगेटिव बनाएगा प्लस H2F पॉजिटिव बनाएगा, ये बनेगा। क्या चाहते हो आप? Which of the following correct set of conjugated acid base pair? तो ये एसिड, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड, ये कॉन्जुगेटेड बेस, ये वीक एसिड मतलब बेस, ये एसिड, तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, तो कॉन्जुगेटेड एसिड तो ये है और ये बेस है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये बेस है, हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। डी डी नहीं, सी वाला conjugated acid and base pair. Question number A5 भी पूछा तुमने, हाँ A5 भी पूछा। Which of the following correctly explain the nature of boric acid in aqueous medium? अभी लिखा था boric acid in acidic medium, D वाला। It's not a protic acid ना, प्रोटॉन तो देता ही नहीं, वाटर से OH लेता है, तो डी वाला है ना, वही तो रिएक्शन लिख के बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बोरिक एसिड वाला, राइट। चलो ठीक है। अब बी वाला, बी में B1 पूछा आपने, चलो ठीक है। B1 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, और ट्रू नहीं। अब देख B1 वाले concentration of H plus ion is equal to concentration of OH minus ion is equal to root of Kw for neutral solution at all temperature, that's correct। अपन ने क्लास में लिखा होगा 90 डिग्री 60 डिग्री Kw कैसे चेंज होगा, लेकिन वाटर न्यूट्रल रहता है, एसिडिक बेसिक नहीं होता वाटर। आप टेम्परेचर कुछ भी लिखो ये चेंज होगा, लेकिन ये दोनों तो बराबर होंगे, H plus ion that's correct। बी वाली अगर H plus ion Kw से बड़ा है रूट ऑफ Kw से, एंड OH माइनस आइन कम है Kw से फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब H प्लस आइन ज्यादा हो और OH माइनस आइन कम हो Kw से, मतलब अगर मान लो 10 की पावर माइनस 14 है, इसके रूट से H प्लस आइन ज्यादा, मतलब ये 10 की पावर माइनस 7 आना चाहिए। तो अगर H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है सोल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। ये ज्यादा है, ज्यादा मतलब 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 5 इस टाइप से उसको करते हैं। करेक्ट। H प्लस आइन इज 10, वो भी करेक्ट। अगर A करेक्ट है तो D करेक्ट हो ही नहीं सकता। H plus ion is equal to OH minus ion is equal to 10 की पावर minus 7 for neutral solution at all temperature। No भाई, Kw चेंज होता है टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इन दोनों का कंसंट्रेशन 10 की पावर minus 7 नहीं रहेगा। अगर 90 डिग्री पे पड़ा ना अपन ने, 10 की पावर minus 12 होता है, तो ये 10 की पावर minus 6 और ये 10 की पावर minus 6 होगा, इक्वल होंगे, लेकिन टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये 10 की पावर minus 7 नहीं होंगे, चेंज हो जाएगा। इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट ना, समझ में आया। सो B1 का आंसर इज डी। अब अपन पढ़ेंगे C1, चलेगा। अपन को ये गिवन है, अब देखो C1 में अपन कहेंगे हमें आप दे रहे हो HF प्लस H2, ठीक है। इसमें आपने कहा इसके लिए Ka गिवन है मुझे, दैट इज H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव।
इसके लिए के ए गिवन था। अब आप कह रहे हो कि एफ नेगेटिव का मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा पानी के साथ, है ना? तो आप इसके लिए दे रहे हो दैट इज एच एफ प्लस ओ एच माइनस, ये दे रहे हो। और इसके लिए मुझे क्या लिखा है उसमें, के बी लिखा है आपने, चलेगा, ये के बी चलेगा। तो अपन से कहा जा रहा है कि के बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। अच्छा, तो ऐसे कर लेता हूं, एच प्लस है एच टू will be in equilibrium with H plus sign and OH minus sign, ऐसे कर, है ना? ऐसे कर, ये इसके लिए मैं के डब्ल्यू, राइट? अब अपन एक काम करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं और ऐड करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं और ऐड करते हैं। इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो यू विल गेट दैट H3O positive plus OH minus I will be in equilibrium with twice of H2 और ये 1 upon KW हो जाएगा। लेकिन 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 एक मिनट रुकना है, उससे फायदा क्या? क्योंकि अपन तो ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कैंसिल करता हूं, इसको ऐड करता हूं, तो एफ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एच एफ कैंसिल हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 10 into 10 आ जाएगा। मतलब मुझे इन दोनों को ऐड करके ये बना लेना चाहिए। भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं ना, तो मुझे 1 अपॉन के डब्ल्यू मिल रहा है। नहीं, 1 अपॉन के डब्ल्यू क्यों बना रहा है, ये यही बना लो ना। देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो के डब्ल्यू मिल रहा है, इसका मतलब के डब्ल्यू इज इक्वल टू के इनटू के बी आ गया। इन दोनों को ऐड करने से वी गॉट दिस। और जब अपन रिएक्शन को ऐड करते हैं तो सीक्वेंशियल रिएक्शन ना, ऐड कर देते हैं तो के इनटू के बी लिखते हैं, हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन के साथ साथ अगर अपन इसको रिवर्स करें और फिर उसके बाद ऐड कर दें तो, क्यों? इसको रिवर्स करें और फिर ऐड कर दें तो क्या होगा? फिर तो 1 अपॉन के डब्ल्यू आएगा ना, क्यों? फिर तो अपना 1 अपॉन के डब्ल्यू आएगा। मतलब मैं सोच रहा था कि आंसर अपन सी नहीं लिख सकते क्या? नहीं, उसमें के इंटू के बी इंटू 1 अपॉन के डब्ल्यू होता तो, क्योंकि अपन ने अभी ऐसे किया ना, रिवर्स करके ऐड करेंगे तो सब कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन के डब्ल्यू होता। मतलब अगर तीनों का प्रोडक्ट लिखना है तो उसमें तीनों के प्रोडक्ट का भी आंसर दे देता ना, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा। अब क्या है, D4 है ना, D4 5 6 चलेगा। D4 में ना अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, तो पीएच होता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लास में किया तो है ऐसे H2SO4 और HNO3 से। इक्वल वॉल्यूम का मतलब हो गया कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए। सो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपन HCl ले लेते हैं, एक HNO3 ले लेते हैं। इसका पीएच कितना गिवन था, 2। इसका पीएच कितना गिवन है, 4। मतलब इसका H प्लस साइन है 10 की पावर -2, तो इसका H प्लस साइन कितना है, 10 की पावर -4। अब वो कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिक्स्ड आर हैविंग पीएच वैल्यू दिस द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। भाई रिजल्टिंग सॉल्यूशन करोगे तो दोनों की कंसंट्रेशन आधे हो जाएंगे, तो ऑन मिक्सिंग concentration of H plus sign 10 की पावर -2 डिवाइड बाय, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी अपन ऐसे करते हैं,
ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी। सब ऐसे कर लेते हैं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M ऑफ मिक्सचर इंटू P ऑफ मिक्सचर। ये HCl का मोलारिटी कितना, 10⁻², वॉल्यूम ले लेते हैं V, इसको ले लेते हैं 10⁻⁴, वॉल्यूम ले लेते हैं V, और मिक्सचर हो गया 2, वॉल्यूम हो गया मिक्सचर, V कैंसिल हो गया, सो 10⁻² और 10⁻⁴, तो 10⁻² कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10⁻² आ गया, मतलब 0.01 इज इक्वल टू, और डिवाइड बाय करूंगा मैं 2 इज इक्वल टू मिक्सचर का वॉल्यूम, मोलारिटी कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, so 1.01 ना, divide by 2 will be equal to into 10⁻² will be equal to molarity of the mixture। तो इसको डिवाइड करूंगा तो इट विल बी 0.5 है ना, 1 है तो 0.5 फिर 5 into 10⁻², that is the molarity। तो ठीक है ना, 5.5 into 10⁻³ मोलारिटी। सो मोलारिटी मतलब pH कैलकुलेट कर लेता हूं, pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5.5 into 10⁻³ so that will be 3 minus log of 0.5, 5/5, log 5 0.79, log 6 0.89, दोनों को ऐड करते हैं 0.5, तो 0.7 को मैं 0.35 के आसपास ले लेता हूँ, 0.4 और ऐड कर देता हूँ, तो 0.79, 0.5 is 0.69 मतलब 0.7, 0.7 plus 0.4 मतलब 0.61 के आसपास, तो 3 minus 0.61 के आसपास, लो भाई 2.4 ही कर लेता हूँ, ये आ गया भाई। क्लोजर टू पूछ रहा था, इतना क्या तो सर, क्लोजर टू 2 होगा, क्लोजर टू 2 देन 4, हो गया, मुझे लगा कुछ अच्छा कैलकुलेशन। दूसरा देखते हैं, अब अपन को बोल पूछा है, ऑन एडिंग दिस मच ग्राम ऑफ NaOH टू द 100 ml ऑफ, अब देखिए अपन को बेरियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन कितना, 200 ml, मोलैरिटी इसकी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 100 ml, और इसका कंसंट्रेशन मुझे सर वो वीडियो जूम आउट हो गया। अच्छा जूम आउट है, वीडियो मेरा तो नहीं हुआ यार, मुझे तो जो दिख रहा है वो सही है। नेटवर्क कनेक्शन अभी ठीक हो गया सर। चलो ये वापस कर दिया मैंने, जो भी है ना। अच्छा देख, और कंसंट्रेशन अपन को 1/200 मोलर गिवन है, 1/200 मोलर मतलब हो गया कितना हो गया, 1/200 मतलब 0.005, लो भाई इतना। तो क्या करें इसका, अब ये कह रहा है कि इतने ग्राम NaOH डाल देते हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में अगर अपन NaOH और डाल देंगे तो सभी तो स्ट्रॉन्ग बेसेस है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब, तो इससे अपन को जो कंसंट्रेशन मिल रहा था वो मिल रहा था 0.005, तो ये बेरियम आयन देगा प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन देगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये अपन को देगा 2 into 0.005, इतना कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो टोटल है ना, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो बेरियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो NaOH से आएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड तो मुझे दिख रहा है 2,5 10 मतलब 0.01, और इससे कितना आया वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप मोलारिटी लिखो और कैलकुलेट करो। मोलारिटी ऑफ NaOH कैलकुलेट करता हूं, कितने ग्राम ऐड किया था, 0.04 ग्राम,
कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और कितना वॉल्यूम है 100 ml में, ये आ गया मोलारिटी। तो अपन क्या करें, लो भाई मोलारिटी 0.01, ये भी 0.01। हाँ अरे नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं? हाँ ठीक है, 4/100 होगा ना, 4 कैंसिल हो गया, 1/100 में, तो ये ठीक है। तो अपने पास कितना आया ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2, तो 2 × 10 की पावर -2। अब OH है तो pH कैलकुलेट करके pH तो तुम बता ही सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -2, so that will be equal to 2 minus log of 2, that will be equal to 1.7 आ गया मेरे पास, therefore pH will be equal to, that is 12.3। लो भाई हो गया, क्या हुआ, क्या पूछा था उसने? अरे यार इतना सारा चेंज करके इतना सारा अपन ने चेक किया, उसके बाद फिर उसने सिर्फ चेंज पूछा, अपन तो पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट कर डाले, मतलब पूरा पढ़ लेना था। मुझे लगा ये गिवन है चेंज इन पीएच पूछा है। हाँ, ये आया 10 की पावर -2, तो पीएच आ गया 2, और बाद में पीएच कितना आ गया 1.7, चेंज कितना आया ऐड करने के बाद -0.3। मतलब उसने पूछा था व्हाट इज डिटरमाइन द चेंज इन पीएच NaOH ऐड करने के बाद, तो NaOH के पहले तुमको पता था ना 10 की पावर -2 मतलब 2, और बाद में ऐड करने के बाद पीएच कम हो गया, तो कितना हो गया -0, डिक्रीज हुआ ना, 2 था 1.7, तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब D6 भी पूछा है आपने, तो D6 बता देता हूं उसमें क्या है। अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, अपॉन मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो तो न्यूट्रल होता है, तो मैं HCl को अगर मिक्स करूंगा NaOH के साथ, तो अगर NaCl बना तो न्यूट्रल होना चाहिए ये तो। अब आपने वॉल्यूम तो दे रखा है कि दोनों का भी है, लेकिन मोलारिटी की बात नहीं की, मोलारिटी की बात नहीं की आपने। मिलीमोल्स कहते हैं, इक्वल मिलीमोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एडेड, तो मैं कहता हूं कि पीएच 7। ये आपने क्वेश्चन में मोलारिटी की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हो। अपॉन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम, इक्वल कंसंट्रेशन भी लिखना चाहिए था ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन, अगर ये भी 0.1 होता तो अपन कहते हैं हाँ इक्वल मिलीमोल्स है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, तो ये तो पीएच 7 होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं वो उन सब का पीएच 7 होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, मान लो इसका कंसंट्रेशन मैंने आपको 0.5 दिया, अभी सॉल्यूशन थोड़ी होने वाला है न्यूट्रल, अभी तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन की किसका ज्यादा है, HCl का ज्यादा है या NaOH का ज्यादा है। मे बी लेस देन 7 हो सकता है, मे बी ग्रेटर देन 7 हो सकता है, विल बी इक्वल टू 7 बिल्कुल नहीं, बी इज द आंसर, बोथ एंड है ना, तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अब बताओ बताओ मेरा उत्तर दो, बोलो। हो गया, अब इसमें पार्ट 3 किया, वो किया अपने, पार्ट 3 है नहीं बोलो। पार्ट 2 का F1 भी है, बोलो ना, ये लो हो गया। वो कह रहे हैं तुमसे एक्वस नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये भाई ये इधर है, इधर OH, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट्स एसिडिक इन नेचर, है ना, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर, is acidic in nature due to the behavior of ammonium ion. So acidic in nature because ammonium ion जो है ना वो हाइड्रोलिसिस होगा, because of ammonium ion, इसका हाइड्रोलिसिस होगा ना तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और पानी में क्या देगा H+। अच्छा
ऐसे नहीं लिख सकते एसिडिक एंड Cl माइनस है और Cl नेगेटिव आयन इज अ बेस, ऑल एनाइंस आर बेसिस। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो हाउ कैन यू से दैट इट इज बिकॉज़ ऑफ Cl माइनस है, इट्स बेस। ठीक है, so it is because of the base। ये लो आपका आंसर। अब अपन चेक करते हैं। अच्छा पार्ट 3 भी किया, वेरी गुड। मेरे भाई पार्ट 3 में अपन से पूछा जा रहा है D3, तो D3 करते ना। अब C के बाद D3 है कहाँ? अच्छा C3 ही D3 है, ओके। अच्छा देख, अब इस बताता हूँ मैं। पार्ट 3 का D3 पूछा है मुझसे, सो पार्ट 3 का D3 वो कह रहा है द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.1। द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.1। नहीं नहीं, अरे यार pH of HCl is equal to 1। 10 ml of this solution, मतलब H plus ion concentration is 10 to the power of minus 1, so it is 0.1। So 10 ml of this solution, मैं पार्ट 3 के E2 भी बता दूंगा ना, चिंता मत। D3 पार्ट 3 है और E2 बताऊंगा। तो अब कह रहे हैं 10 ml of this solution is reacted with NaOH। ठीक है भाई, whose pH is equal to this। हाँ तो ठीक है ना, HCl को आपने NaOH से रिएक्ट करवाया तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। अब थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, HCl है NaOH। ये कह रहा है कि इसका 10 ml 0.1 मोलर, ये इसके मिलीमोल्स है, गिवन मिलीमोल्स। और NaOH है तो 40 into 10 के पावर माइनस 2 मिलीमोल्स। Why it is so? Because pH is equal to 12 for NaOH, मतलब pOH is equal to 2। So क्योंकि NaOH is a base ना, उसके लिए तो OH लिखूंगा। So I got this। अब क्या, अभी देखो pH of resulting solution is, ये लो, उसमें क्या है, इन दोनों में से मिलीमोल्स कैलकुलेट करता हूं। इसका 1 आया मिलीमोल्स, इसका 4 आया, 4 क्या 0.4। सॉल्यूशन इज एसिडिक, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये 0.6 बच गया, ये 0.4 हो गया। ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा पीएच में। मुझे पीएच उससे कैलकुलेट करना है, देयरफॉर पीएच ऑफ HCl, ये इसके मिलीमोल्स HCl, so millimoles of HCl left is equal to 0.6। therefore concentration of HCl अभी कितना मिलीमोल्स है, M1 V1, ये मिलीमोल्स है मेरे पास। इसको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करता हूँ, वॉल्यूम चेक करता हूँ। ये 0.6 है, मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 40, इसका 10, इसका 50 हो गया, मतलब M2 is equal to 0.6 divided by 50। दिस इज द कंसंट्रेशन। तो पीएच कैलकुलेट कर लो, माइनस लॉग ऑफ 0.6 डिवाइड बाय 50 कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके पीएच, अब तुम बोलो तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वरना हो गया मेरा आंसर। इसमें मोलैरिटी क्या है, H प्लस आयन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 6 बाय 500 हो गया, तो 0.01 ये लो 1.2 into 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर अपने पास आया 2 माइनस लॉग ऑफ 1.2। 1.2 मतलब ऑलमोस्ट 1.2 ही होगा, 1.1 ही होगा, अराउंड मतलब 1.9 के आसपास पीएच आ गया, ये आ जाएगा पीएच रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच।
अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपने पूछा था E2, चलिए E2 की बात करते हैं। E2 में आपने पूछा है मुझसे, मेरे पास डाइप्रोटिक एसिड है H2S। हाँ, H2S इसलिए लिखा कि चलो H2A लिखो या H2S लिखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं डाटा तो इसी का यूज करूंगा ना, Ka2 का 10⁻⁻20 चलेगा। तो concentration of A-2, if concentration of, मुझे इसका concentration गिवन है 0.01 और इसमें HCl भी ऐड कर रखा है, दैट इज 0.1 मोल, राइट। तो A-2 का concentration चाहिए अपन को, मतलब सल्फाइड आयन concentration चाहिए। ये कैलकुलेट करने के अपन क्या करेंगे भाई, H2S है, डिसोसिएट होके ट्वाइस ऑफ H प्लस साइन बनाएगा और S-2 बनाएगा। इसके लिए Ka मुझे गिवन है 10⁻20। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड करूंगा तो ये H प्लस साइन बनाएगा और Cl माइनस साइन बनाएगा, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ये 0.1 है तो ये पूरा डिसोसिएट होगा, तो ये 0.1 होगा और ये 0.1। अब ये अपन को गिवन है 10⁻⁻2, -x लेते हैं, इसको 2x लेते हैं और इसको x लेते हैं। टोटल H प्लस साइन कितना होगा सोल्यूशन में, दोनों। तो अपन लिख लेंगे भाई, H2S के लिए Ka लिखते हैं, Ka will be equal to concentration of H plus ion into concentration of sulfide ion divided by concentration of H plus। अपन को ये आएगा, ये 0.1 है, ये स्क्वायर होगा है, ये भी 2x होगा, H plus ion तो ये रहेगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 10⁻⁻20 है। H plus ion तो अपन HCl का ही लेंगे क्योंकि this will be very large as compared to this, so 0.1 का स्क्वायर करते हैं, सल्फाइड आयन कैलकुलेट कर लेते हैं और H2S हो जाएगा अपने पास, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। सो 10⁻⁻2, ये भी 10⁻⁻2, ये भी सल्फाइड आयन उतना ही है Ka2 के पास, दैट कम्स आउट टू बी, ये भी 10⁻2 है, ये भी 10⁻2, ये तो कैंसिल हो गए। सो सल्फाइड आयन विल बी इक्वल टू 10। ये लो आंसर। अब बोलो, ये E2 था, अच्छा नंबरिंग की मिस्टेक की वजह से ई अलग है, तो ई लिख लेते हैं अपन, उसमें क्या है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो E2 वाला है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड BOH लिखो या फिर ऐसे लिख लो, अपन को एक ही बात है। इसके लिए अपन को Kb गिवन है 10⁻⁻12, इसका Kb गिवन है अपन को, ये वीक बेस है, अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं क्योंकि वो अपन पढ़ते रहते हैं। द हाइड्रोलिसिस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज गिवन टू मी, मतलब इसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मुझे 10⁻⁻2 गिवन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन is given to me, ठीक है। So the concentration of hydroxylamine in this much aqueous solution of base, नहीं भाई, ये अपन को हाइड्रोक्सिलामाइन तो पूछ रहा है, जब कंसंट्रेशन मुझे कितना गिवन है 10⁻⁻2 will be equal to, तो अपन को जो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन है ना, वो कैलकुलेट करके बता देंगे। Kb गिवन है, C गिवन है, तो वीक बेस है, OH minus ion concentration will be equal to under root of Kb into C। ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है आपने, Kb आपने दे रखा है 10⁻12, कंसंट्रेशन 10⁻2, OH minus ion 10⁻7। आंसर सर, क्योंकि अपन को ऐसे दे रखा है, दिस अगर इसको इक्वेट करेंगे 1 into 10⁻6 से, तो उसने x पूछा है क्या होगा। चलो ये भी हो गया, सबसे आया। तो ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का, आयनिक इक्विलिब्रियम 1 था।
अब आयनिक इक्विलिब्रियम 2 भी करना है अपन को, है, और इसमें एक्सरसाइज 3 भी करो पूरा और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 भी करो। एक्सरसाइज 3 भी करो पूरा और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 भी करो। ठीक है, ये था। हाँ, तो आयनिक इक्विलिब्रियम 2 नहीं हुआ तो 2 करो सॉल्व, और क्या, ठीक है ना, 2 को सॉल्व करो, आयनिक इक्विलिब्रियम 2 को भी सॉल्व करो। आयनिक इक्विलिब्रियम 2 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, exercise 3 of ionic equilibrium 1 and exercise 1 of ionic equilibrium 2 को कंप्लीट करो। और आपको अब आयनिक इक्विलिब्रियम का भी 1 और 2 का एक्सरसाइज 1 का और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 3 एंड पार्ट 3 ये सब्जेक्टिव सबमिट करना होगा, बट बाय ट्यूसडे। तो आयनिक और 1 अपन आयनिक 1 ही रखते हैं बस। कोई डाउट है तो बोलो। Sir, can you just repeat again? आयनिक इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और थर्मो का थर्मोडायनेमिक्स 1 एंड 2, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड 3 और थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड 3, ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव वाला पार्ट यू हैव टू सबमिट बाय ट्यूसडे। सबमिट बाय ट्यूसडे एट द जैन कॉलेज। जैन कॉलेज में आपको ट्यूसडे तक सबमिट करना है, और हो सकता है मैं मतलब ट्यूसडे को आपको वहीं मिल जाए। ठीक है ना, तो अगर मैं आऊंगा तो अपन उसमें डाउट्स भी करेंगे फिर। ऑफलाइन सर बोलो। सर मेंस वाली शीट में थर्मो का पार्ट 3 नहीं है, तो उसकी जगह क्या करना है? फिर आप अगर मेंस वाले बच्चे हैं तो फिर वो पार्ट एक्सरसाइज 3 करेंगे। मेंस वाला स्टूडेंट अगर कोई है तो एक्सरसाइज 3 करेंगे कंप्लीट, आयनिक का भी और थर्मो का भी। फिर वो ये नहीं करेंगे। एडवांस वाले स्टूडेंट ये वाला सबमिट करेंगे, मेंस वाले स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3 पूरा सबमिट करेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट है तो बोलो। और सर सब सब्जेक्टिव का ही करना है? सब्जेक्टिव उसमें है ही नहीं ना फिर। अच्छा हाँ सर, एक्सरसाइज 3 में नहीं है। हाँ, उसमें सब्जेक्टिव है ही नहीं ना। हाँ सर। ठीक है, तो अभी अपने पास 20 मिनट्स हैं, तो अपन कंटिन्यू करें अपना बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चल रहा था। बोलो, कल किसी का एग्जाम तो नहीं ना स्कूल में? बताओ यार, मतलब तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा ये टेंशन है। नेक्स्ट क्लास में अपन मतलब अब पढ़ लेंगे थोड़ा, और क्या। तो अभी क्या करें, शुरू कर लें? यस सर। ठीक है, तो अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड पढ़ रहे थे पहले लास्ट टाइम। परफॉर्मेंस वो अपन डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट टाइम अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड में एलिफेटिक अमाइंस पढ़ा। So we have completed aliphatic amounts.
फॉर एलिफेटिक अपन ने एलिफेटिक अमाइंस को कंप्लीट कर लिया, तो नाउ वी कैन डिस्कस फॉर एरोमेटिक अमाइंस। नाउ फॉर एरोमेटिक अमाइंस, अभी एरोमेटिक अमाइंस मतलब सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, substitute means we are talking about substituted aniline. Aniline होता है PHNH2, that is substituted aniline, उसकी बात कर रहे हैं substituted aniline। तो अपन कहेंगे ठीक है, अभी aniline is this, aromatic amine का मतलब है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो NH2। अगर बेंजीन रिंग से NH2 डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, मतलब वी आर राइटिंग लाइक दिस, देन इट इज अ एलिफेटिक अमाइन, देन इट इज अ एलिफेटिक अमाइन। वो एरोमेटिक अमाइन नहीं है। एरोमेटिक अमाइन का मतलब बेंजीन रिंग से NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, वो पढ़ रहे हैं। तो ये है एनिलीन। Aniline is basic in nature due to the presence of lone pair of the nitrogen atom. It's a Lewis base, right? अभी aniline basic है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, so Lewis base can accept proton, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, it's a Lewis base and can accept a proton। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ लोन पेयर है, अपन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवा देंगे। लो भाई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्म लाइक दिस, लो भैया जो प्रोटॉन था लोन पेयर उसमें अपन ने एक्सेप्ट करवा दिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एनिलीन अमाइन, एनिलीन, ठीक है। अभी तो एक बात पता है कि भाई ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, आपके पास अगर अमोनिया होता तो आप ऐसे लिखते हैं, और फिर आप इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा देते हैं, तो फिर को ऐसे मिल जाता अमोनियम है, ये तो ऐसे ही रहता है, ये भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है, एक प्रोटॉन आ जाता है आपके पास, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसको दे दिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसे कर लेते हैं। तो फिर कहते हैं तो अपन को पता है, ठीक है, वही तो आप वहां बता रहे हो। लेकिन अपन कहते हैं देखो सर एक बात है, यहां पर इसका बॉन्डिंग 107 होता है, लेकिन इसका बॉन्डिंग 109.28 मिनट्स होता है। That is sp3 hybridized, so tetrahedral ही होगा। ये sp3 hybridized है, but it is pyramidal shape, लोन पेयर को काउंट नहीं करते ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए ये रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्डेड पेयर्स में रिपल्शन कम हुआ, इसलिए बॉन्डेड पेयर छोटा है। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है सर, इसमें ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो, लेकिन अपन क्या कहेंगे, when n atom on aniline except the proton, then bond angle increases। जैसे यहां बढ़ा ना अमोनियम बना, तो वहां से यहां भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, then bond angle in anilinium ion increases। Means what we are telling is expansion of ammonium group
NH3 पॉजिटिव ग्रुप टेक प्लेस, मतलब इसका एक्सपेंशन होगा, जैसे इसमें NH4 पॉजिटिव होगा, ऑफ NH3 पॉजिटिव टेक प्लेस। ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन कहेंगे ठीक है वो एक्सपेंशन होता है, सो ठीक है, अब काम की बात। अपन कहेंगे सर मेरे पास अगर मान लो ऐसे है, ये है मेरे पास, और इसको प्रोटॉन देता हूं, तो अपन कहेंगे दे दो, उसमें क्या है, अभी बना के दिखा देता हूं, वो है तो अपन कहेंगे नहीं मैंने इसको ऐसे बनाया है, तो अपन कहेंगे फिर तो ये प्रोटॉन लेना मुश्किल हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें तो पहले से वंडरवॉल रिपल्शन है। भाई इसमें अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये प्रोटॉन लेगा कैसे? क्योंकि अगर प्रोटॉन लेगा तो एक्सपेंड होना पड़ेगा इसे, प्रोटॉन लेगा एंगल बढ़ेगा इसका, इसमें तो पहले ही है स्टेरिक एंट्रेंस है, वंडरवॉल रिपल्शन है दोनों में, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होगा तो वंडरवॉल रेडियाई का मतलब है इसका जो साइज है उससे 4 टाइम अज्यूम करो, इसका जो साइज है उससे 4 टाइम अज्यूम करो, 4 बी लिखते हैं ना अपन, बी वंडरवॉल रेडियाई 4 into 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय नहीं, दैट इज बी। लेकिन एक मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम से अपन को 4 टाइम वॉल्यूम आपको पे करना होता है, अज्यूम करना होता है वंडरवॉल रेडियस। तो अपन कहेंगे इसमें तो पहले से स्टेरिक एंट्रेंस, मतलब पहले से ही रिपल्शन कर रहा है कि भाई पहले ही ये रिपल्शन की वजह से उसको पुश कर रहा है कि तू दूर जा। अब प्रोटॉन लेगा कैसे? क्योंकि प्रोटॉन लेगा तो पहले ही उसको दबा रहा था कि उधर को जा, अभी प्रोटॉन लेगा तो उसको एक्सपेंड होना पड़ेगा। तो फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में वो प्रोटॉन लेना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अगर है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में उसमें पहले से स्टेरिक एंट्रेंस है, अगर प्रोटॉन लेगा तो और स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ेगा क्योंकि इसका साइज बढ़ेगा, सो वो प्रोटॉन नहीं। सो अपन कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस repulsion, due to presence of steric repulsion, तो पहले से ही प्रेजेंट है ना, NH2 group is not able to accept the proton. Thus ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ये ऑर्थो पोजीशन होता है एनिलीन का, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक, aniline are less basic than its meta or para substitution. Less basic than the ortho, than the para or meta substitution. Then there मतलब देर से मेरा मतलब है अगर यहाँ CH3 लिखा है तो यहाँ भी CH3 और यहाँ CH3 से ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं करना कि वहां यहाँ CH3 लिखा है यहाँ Cl लिख लेते हैं यहाँ NO2 लिख लेते हैं। अरे भाई माइनस M और माइनस आई ये सब भी देखोगे कि नहीं देखोगे? भाई माइनस आई अगर है तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होगा तो वो अपन चेक करेंगे। सो देन देयर का मतलब है आप इसको CH3 यहाँ भी लिख लेना, यहाँ भी एक-एक करके लिखना, वो अभी अपन एग्जांपल में लेंगे। पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, एक ही बात है। मैंने वो एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए बोल दिया क्योंकि हमेशा अपन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कहीं ऑर्थो इफेक्ट है किसी एसिड में, ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ।
increases acidic strength. मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सबसे ज्यादा बेसिक पैरा है या मेटा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा ऐसा है। मेरे मतलब सेंटेंस का अपनी तरफ से कुछ मत सोचो, बोलूंगा तो ही अपन कुछ कहेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस इतना ही होता है इसमें एरोमेटिक अमीन्स। अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ्स। चलो ये लिखते हैं, मेरे पास ये है NH2, इधर C तक लिखते हैं। फिर मेरे पास NH2, इधर CH तक लिखते हैं। फिर मेरे पास NH2 और इधर CH तक लिखते हैं। और इधर अपन लिखेंगे सिर्फ NH2 बना लेते हैं। एक बात अपन को पता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये तो अपन को पता है, वो फैक्टर्स वगैरह में लिखा था ना लास्ट टाइम कि ये मेन पॉइंट होता है कि जिस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे एरोमेटिक अमाइंस हैं। तो अपन चेक कर लेंगे। तो अपन कहेंगे देख भाई ये तो लीस्ट है ऑर्थोपेट, तो अपन कहेंगे इसको तो भूल जाओ, बाद में चेक करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। मतलब अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे बेंजीन को, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उधर से कम पुल करेगा। मतलब ये दोनों ज्यादा बेसिक हैं इससे, क्योंकि इसमें भी देने वाला ग्रुप है, इसमें भी देने वाला ग्रुप है, इसमें कोई देने वाला ग्रुप नहीं है ना। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन पे भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई ये दोनों ज्यादा बेसिक हैं इससे, अब इन दोनों में डिसाइड कर। तो अपन को एक बात अच्छे से पता है कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस इफेक्ट ऑपरेट करता है, एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। इसका तो एम इफेक्ट होता भी नहीं है, लेकिन प्लस एच तो है, और एच इफेक्ट का स्ट्रेंथ आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा हो जाएगा इससे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन बढ़ा देते हैं। भाई किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो कहेंगे उसमें ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक सी हो गया, उसके बाद इसमें भी इलेक्ट्रॉन देने वाला बी हो गया, उसके बाद डी हो गया। अब ए को तो अपन को लास्ट में लिखना है, रीजन ऑर्थो। ठीक है, अब दूसरा चीज मान लो अपने पास ऐसे अपन ने कहा NH2 है और इधर NO2 लगा देता है, इधर भी NH2 है और इधर भी NO2 लगाते हैं, इधर भी NH2 है और इधर भी NO2 लगाते हैं, और इधर भी NH2 है। बस ये है, बस इसको तो भूल ही जाओ, ऑर्थोफिट लीस्ट। इधर ये भी विड्रॉ करता है और ये भी विड्रॉ करता है। अगर रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसमें कम से कम कोई विड्रॉ तो नहीं कर रहा, मतलब ये वाला ज्यादा बेसिक है इन दोनों से, राइट ना। तो अपन क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्यों लिया। हाँ तो और क्या होता है बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसी को तो कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसी में तो होता है।
दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उससे जो कार्बन अटैच्ड है वो sp3 होना चाहिए और उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसी को कहते हैं, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन। बी ऑप्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन का मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पढ़ा तो था अपन ने मेसोमेरिक इफेक्ट कि जब आप किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ग्रुप का इफेक्ट पढ़ोगे तो मेटा पोजीशन पे उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। डी में कहां होगा, याद आया, देख लो भाई, मेसोमेरिक में बताया तो मैंने उसी को ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, अभी आप बोल तो रहे हो कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसका तो माइनस इफेक्ट है और इसका माइनस इफेक्ट है। भाई इसमें कोई विड्रॉ करने वाला तो नहीं है, इसमें तो विड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ये तो लीस्ट है ऑर्थो इफेक्ट, इसमें तो अपन को कुछ करना ही नहीं, ऑर्थो इफेक्ट लीस्ट है। इन दोनों में आई और एम से बता दूंगा, इसमें माइनस इफेक्ट है, इसमें माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसमें कम से कम कोई विड्रॉ करने वाला तो नहीं है, इसलिए मैं डी वाले को सबसे ज्यादा लेता हूं। अब इन दोनों में डिसाइड करना है मुझे, इन दोनों में डिसाइड करूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन पे होगी, तो कहेंगे कम से कम विड्रॉ तो दोनों में हो रहा है, लेकिन आई से विड्रॉ कम होता है एम के कंपैरिजन में, एम ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है, तो ये जब कम विड्रॉ करेगा ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ये वाला नाइट्रोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बेसिक, मतलब अब मुझे बी लिख लेना चाहिए, फिर मुझे सी लिख लेना चाहिए, और ए तो इसलिए सबसे कम है क्योंकि उसमें ऑर्थो इफेक्ट है, मतलब प्रोटॉन ही नहीं लेगा क्योंकि स्टेरिक इंटरेंस है। दूसरा देख लेते हैं, शॉर्ट देख लेते हैं, मेरे पास ऐसे कितना है, NH2 है, इधर OCH3 लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ, इधर NH2 है और इसमें OCH3 लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ, इधर NH2 है और इधर मैं OCH3 लिख लेता हूँ और डी लिख लेते हैं अपन, नेगेटिव NH2 हो गया। अब क्या, तो अपन कहेंगे इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है सर, भूल ही जाओ कुछ भी, है ना, ऑर्थो इफेक्ट है तो भूल जाओ, लेकिन इसमें माइनस इफेक्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ये माइनस इफेक्ट मेटा में सिर्फ माइनस ही होगा, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और वो भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसके माइनस इफेक्ट होगा। इसमें माइनस आई भी है लेकिन इसमें प्लस एम भी है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो एम इफेक्ट होता है, तो प्लस एम इफेक्ट है, तो अपन कहेंगे जब एम इफेक्ट है तो आई को तो देखेंगे भी नहीं, जब एम इफेक्ट है तो आई को तो देखेंगे भी नहीं, बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो अपन तो एम से ही सॉल्व करेंगे। प्लस एम इफेक्ट का मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, भाई रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लस एम का मतलब, तो नाइट्रोजन पे भी बढ़ेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, माइनस आई डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी और प्लस एम इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा बेसिक तो सी हो गया, उसके बाद फिर डी हो गया, उसके बाद फिर बी हो गया और उसके बाद फिर ए हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। भाई डी वाले में कम से कम कोई विड्रॉ तो नहीं कर रहा, डी वाले में तो विड्रॉ कर रहा था ना माइनस आई से, इसलिए अपन ने डी वाले को ज्यादा बेसिक बताया बी वाले से, ए वाले में तो और तो फैक्टर उसको तो सबसे कम बताना, राइट। फिर कभी कभी तुमको ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, कहीं तुमको ऐसे के बने, मोस्टली तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, बताओ इसमें NO2 यहां हटाते हैं, ए बी ऐसे होगा, इधर NH2 है, इधर CH3 ले लेता हूं, सी ले लेता हूं, इधर NH2 है, इधर OCH3 ले लेता हूं और डी, इधर NH3 है, NH2 है और इधर सी ले लेता हूं।
मतलब एग्जाम में, मेंस में तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन होगा, इतना सोचना ही नहीं पड़ता अगर ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। तो जेई एडवांस में अपन को ऑर्थो इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि एडवांस में ऐसा नहीं आ सकता, एडवांस में भी हो सकता है ऐसा। अपन क्या करेंगे, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, ठीक है। तो इन ग्रुप का इफेक्ट देख लेते हैं, इसका माइनस है, इसका प्लस एच, इसका प्लस एम और इसका माइनस एम, हो गया। इसमें तो सभी के अलग अलग है। अपन सबको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपन कहेंगे सी में, प्लस है ना सबसे ज्यादा। उसके बाद प्लस एच बी, उसके बाद अब माइनस है, माइनस एम है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस आई कम विड्रॉ करेगा, माइनस एम तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है मेसोमेरिक इफेक्ट को, तो अपन कहेंगे डी, देन बी, लो दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यही होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप इसमें होमवर्क कर सकते हो, GOC2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन A, बस ये सॉल्व कर ले। अपन ना सेक्शन को बार बार अब ना अपन साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे। जैसे अपन, अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई जल्दी से ना अपन पैरेलल आ जाए, मतलब जो चैप्टर डिस्कस हो रहा है होमवर्क भी सिर्फ उसी का डिस्कस होगा, बस बाकी नहीं डिस्कस होगा। पैरेलल लेके आते हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे अपन, फिर बाद में कोई दूसरा होमवर्क आगे पढ़ेंगे, या होमवर्क कोई डिस्कस करना है तो उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस चैप्टर का ये होमवर्क डिस्कशन होगा नेक्स्ट टाइम, पहले डिस्कशन फिर पढ़ाई। सो पहले आप होमवर्क ये वाला करेंगे, फिर आयनिक और वो करेंगे, ठीक है। चल भाई फिर आज इतना ही पढ़ते हैं।